इस समय आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में हमारे साथ वार्ता करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दोनों भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए, बहुत बहुत आपको बधाई। इस समय उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ही बात हमारे पूरे देश में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ करड़ी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदैव काम रहा है कि ये बांटो और राज करो की नीति पे काम करना चाहते हैं। आप अगर एक चीज देखिए अनुज भाई, आज पूरे उत्तर प्रदेश को एक प्रयोग स्थली बनाना चाहते हैं मणिपुर की तर्ज पर। और यहाँ पे भाई को, जाति से, धर्म को, पार्टियों को पार्टियों में, नेताओं को नेताओं में, मतलब ये इनका बस एक काम है कि इनको लड़ाओ, बांटो और राज करो। इसी की तर्ज पर जो है बीजेपी काम कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए दिन हिंसात्मक भाषण देते हैं, जातिगत आधार पर फैसले लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने में नंबर 1 है। अगर आप बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ अगर किसी प्रदेश में अत्याचार और बलात्कार हो रहे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अगर हम बात करें आज के समय में कस्टोडियल डेथ में, तो कस्टडी में डेथ हो रही है, इसका मतलब कि सरकार के ऊपर, यानी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, वो भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और जो अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अगर हम बात करें, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हिटलर ने अपनी कुछ सेनाएं बना रखी थी और वो अपने विरोधियों के ऊपर जो है उनसे हमले करवाता था। तो ठीक उसी तरीके से बीजेपी के लोगों ने, करड़ी सेना होना नहीं है, वो एक तरीके से गुंडों का बहुत बड़ा समूह है। और ये उत्तर प्रदेश में सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए चिल्लपों कर रहे हैं, नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाने का भी काम करती। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की आपने बात की, तो इस समय देखा जा रहा है लगातार करड़ी सेना के द्वारा ब्लॉक मुख्यालय हो या तहसील मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, तो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी के घर पे भी जो है सेना पहुंच गई, फिर वहां पथराव हुआ। तो क्या देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर आप? अब आप सोच सकते हो कि जो जिस प्रदेश में जिस सरकार के ऊपर ये कहा जाता हो कि इनका लॉ बहुत अच्छा है, जो लोग कहते हैं बीजेपी के लोग, आपने आंकड़े उठा के देखोगे तो एकदम सिफर इनका है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें अनुज भाई, तो आज देखें, अगर जो करड़ी सेना के लोग आप बता रहे हो जिला मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में, वो सब के सब भाजपाई हैं, कोई सेना होना नहीं है, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को मणिपुर बनाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और जाति संघर्ष में डाल करके जो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना हो, जो मुख्यमंत्री जी और जो हमारे प्रधानमंत्री जो वादे करके जनता के बीच में आए थे, उन वादों पर चर्चा ना हो। अगर हम बात करें आज के समय में, तो मुख्यमंत्री जी के अगर आप फैसले देख लो, कभी कहते हैं कि रेडी खुमची पटरी दुकानदारों के ऊपर जाति लिखो, कहार कुहार बड़ी ठठे धोबी केवट कुर्मी मल्ला, इन जातियों के नाम लिखो, मुसलमान हो लिखो। और कभी ये कहते हैं कि नहीं जो है प्रधानमंत्री जी आप देखो हिंदुस्तान के मुसलमानों से जो है नफरत करते हैं, बाहर के मुसलमानों से गले मिलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। अगर आप देखें वहीं संभल में दंगा होता है, हजारों लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर, अज्ञात एफआईआर करा करके नौजवानों को जेल में डालने का काम करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ जो है करड़ी सेना के लोग सरेआम तलवारें लहरा रहे हैं। और एक दलित सांसद और एक वरिष्ठ नेता, जो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति ना जो उनको ना जानता हो, जो सम्मान ना करता हो, उनके घर पे चढ़ करके तलवारें भाजना, गालियां देना, अपमानित करना, दुर्व्यवहार करना, खिड़की तोड़ना, पुलिस वालों को घायल करना। आप सोचिए, सबसे बड़ा सवाल है वो जो करड़ी सेना के लोग चैलेंज देके कि किसी घर पे पहुंच रहे हैं। अब बताओ सरकार कहां पे है? क्या जंगल राज नहीं है? अगर हम कहें कि हम फला आदमी के घर पे जाकर के कब्जा करेंगे, फला आदमी के घर पे जाकर के हम तांडव करेंगे, तो ये बहुत सारे सवाल है, सरकार के ऊपर सवाल है, सरकार को सोचना चाहिए। और मैं बता दूं, पिछड़ों के साथ जितना अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, अभी तक के इतिहास में किसी के साथ अत्याचार नहीं हुआ होगा। आपको उदाहरण बताता हूं, बीजेपी के विधायक हैं योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी से विधायक थे। उनकी जो है, उनके ऊपर जो है बीजेपी मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति हमला करता है, और हमला करने के बाद जो है उसको न्याय नहीं मिलता। विधायक खुद दर दर भटकते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। अब सोचो कि पिछड़े समाज का विधायक होने की वजह से वो बेचारा कहता है कि मैं सदन में क्या मुंह लेके जाऊंगा। और बीजेपी के और एक विधायक पिछड़े समाज से आते हैं, गुज्जर समाज से, वो बेचारे उनके कपड़े फाड़ दिए गए। तो आप बताओ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस स्थिति में है?
ये पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। और ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा, एक बात जरूर है, लेकिन ये जो करड़ी सेना के लोग हैं, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो है गुंडे हैं। वो गुंडे को जो है एक तरीके से एक नए जो सिस्टम से, एक नए परिवेश में, एक नए पहनावे में लाके पेश किया जा रहा है। वो पूरी तरीके से भाजपाई गुंडे हैं। 2024 में पीडीए के फार्मूले में उत्तर प्रदेश में आपने एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया। उसी पीडीए के फार्मूले में कल जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बीजेपी पीडीए फार्मूले को कमजोर करने के लिए एक रणनीति बनाई है कि हम 2 हफ्ते 13 दिन तक जो है ये डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को मनाएंगे। तो नहीं लगता कि दलित जो आपके साथ झुकाव था वो बीजेपी के साथ कन्वर्ट होगा? देखिए कैसे कन्वर्ट होगा बीजेपी के साथ, आप बताओ कितना अनाचार अत्याचार हो। एक दो जगह नहीं, अभी देखो 28 कुलपतियों की जो नियुक्तियां होती हैं उसमें केवल एक ही जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां कर दी जाती हैं। विश्वविद्यालयों में एनएफएस के नाम पे पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अनाचार अत्याचार हो रहा है। वहीं पे आप देखो दूसरी तरफ, अभी थाने चले जाओ, अगर वो थाने में कोतवाल पूछता है कि कौन सी जाति के हो, वो पूछ करके कार्रवाई करता है। मैं बता दूं, आप मुझसे मत करो, आप कभी स्टिंग ऑपरेशन कर लेना। आज के समय में सारे के सारे थाने मुख्यमंत्री जी के जो संरक्षित गुंडे हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर बात करें उत्तर प्रदेश, जो पिछले जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार चली 17 में, काफी पुलिस को लेकर के काफी काम हुए। अगर हम बात करें डायल 100 की बात करें, अगर हम बात करें वुमेन पावर लाइन की बात करें, पुलिस को जो है, अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े बड़े काम किए। और गांव गांव अगर किसी गरीब, दलित, पिछड़ा या जनरल में जो गरीब है उनके साथ अगर अत्याचार होता था तो जो है वो पुलिस नहीं पहुंच पाती थी और थाने नहीं पहुंच पाता था वो व्यक्ति। लेकिन वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 ला करके घर घर तक पुलिस पहुंचाने का काम किया। आज उनको न्याय जो मिलना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी के लोग जो है, सत्ता संरक्षित जो है, वो डायल 100 भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बीजेपी आरोप लगाती है कि रामजी लाल सुमन को जहां समाजवादी पार्टी को समझाना चाहिए, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, अगर आप बात करें, उन्होंने रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था, अगर आप गौर से पढ़ना तो जो इतिहासकारों ने लिखे हैं, उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटने का काम किया। और कौन नहीं जानता है, राणा सांगा जी ने जो है उनको नहीं बुलाया था, बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो उन्होंने यही बात तो कही, इसमें बुरा क्यों लगने की बात है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में कड़ी सेना के एक बड़े, मेरा ख्याल है शायद अध्यक्ष रहे, उनकी सरेआम हत्या हुई। तो कड़ी सेना के लोग कहां चले गए थे? क्या उनको दंगे फसाद नहीं करने चाहिए थे? क्या उनको जो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन नहीं करने चाहिए थे? तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है कड़ी सेना के लोग चोला पहन के बैठे हैं और सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, जो पूरे प्रदेश में अगर कोई आवाज उठाता है उनकी आवाज को बंद करने का काम करते हैं। आज के समय में अनुज भाई, आप जैसे पत्रकार हैं, कम से कम आम जनता की बातें आ जा रही हैं। नहीं तो आज के समय में अगर आप देखो तो पत्रकारिता किस स्तर पे जाके गिर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, आज अगर हम बात करें तो देख लीजिए कि आज लब के बोल आजाद नहीं है। और ये लड़ाई समाजवादी लोग लड़ने का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि लड़ाई 90 बनाम 10% की है। और वो 10% में जनरल का विरोध नहीं है, वो 10% में जो गरीब लोग हैं, जो जनरल में गरीब, वो भी पीड़ित हैं। आप बताओ, रेलवे में अगर 17 लाख नौकरियां 2014 में थी और आज 11 लाख बची हैं, तो 6 लाख नौकरियां गायब हुई ना, तो उसमें कोई जाति की बात तो है नहीं। आप अगर देखो, जो डीजल पेट्रोल महंगे हो गए तो कोई जाति विशेष तो है नहीं, वो सबको महंगा हो गया। आप सोचो, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं, ये बताओ तुम्हें घर में डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1200 रुपए मिलता है, उनको घर में डांट पड़ती है। लेकिन बेचारे वो कहते हैं, चंचल भाई दर्द है, मैं क्या करूं, वो कह नहीं सकते। तो ये हालत है बीजेपी की। बीजेपी के नेता भी परेशान है, जो लोकल नेता है, लेकिन कुछ बीजेपी ने क्या कर रखा है, कुछ सत्ता संचित गुंडों को पाल रखा है, जिससे केवल जो है हो हल्ला करते रहे और जनता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा ना हो। ये इनकी साजिश है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, रेखा गुप्ता की अगर बात करें, बीजेपी के लोग ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो लोग, आप सोचो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता आप नहीं पाओगे जो इतना संवेदनशील हो। और उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए न जाने कितने बड़ी बड़ी योजनाएं ला करके उनका काम करने का काम किया। रेखा गुप्ता जी अपने समाज के लिए, अगर दिल्ली वहां पे हैं, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं पिछड़ों के साथ, अगर उस पर एक लाइन अगर बोल दें तो अगले दिन मुख्यमंत्री पद हटा दी जाएंगी। लेकिन आज रेखा गुप्ता केवल मोहरा है, उनको केवल बुलवाया जा रहा है। और आप देखो, जितने भी मुख्यमंत्री लोग बनाते हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उनको किनारे किया जा रहा है। अब बीजेपी के वही लोग जो है सत्ता में बैठाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत चाटुकार हों, जो बहुत भ्रष्ट हों। अगर आप देख लो, असम के मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। रेखा गुप्ता जी के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं।
आप देखना तो पढ़ना, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे देश में थू-थू हुई और रेखा गुप्ता जी को माफी मांगनी चाहिए, और पूरी तरीके से अभी तक वो कोई जवाब उनका नहीं आ पा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टेट की बात कर लो, जितने भी भ्रष्टाचार पूरे देश में हो रहे हैं, जिनके ऊपर खुद बीजेपी ने आरोप लगाए हो अनुज भाई, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी ने गले लगाने का काम किया। चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण राणे हो, जितने भी आप सोचो, अशोक चौहान से लेकर के जो आदर्श सोसाइटी घोटाला, ये सब लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार की, कई तो जेल काट के आए, कई लोगों तो ईडी ने संपत्तियां अटैच कर रखी थी, लेकिन जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ईडी संपत्ति को रिलीज कर देती है और भ्रष्टाचारियों को गले लगा करके उन्हें सम्मानित करने का काम करती है। 27 में समाजवादी पार्टी कैसे सरकार बनाएगी? 27 में 90% के लोग खड़े हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कब हमें ईवीएम की बटन दबाने की समय मिले, मौका मिले, और जो है वो लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि इस सरकार में नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है। ऐसा कोई तबका नहीं अनुज भाई जो त्राहिमाम न कर रहा हो। आज सोचो, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हिंदुस्तान में तकरीबन 100 करोड़ लोगों के पास जो है अपने दैनिक जीवन की सामान खरीदने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो आज सोचो देश को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। उत्तर प्रदेश तो बंटाढार करके रख दिया है। अगर हम बात करें, नहरें बगल में है, आज 8 सालों में एक बार भी सफाई नहीं हुई, नहरों में पानी नहीं आ रहा था। अब देखो बेमौसम बरसात हो रही है, सरकार मौन पड़ी हुई है। आपको देखा होगा, हमारे गन्ना किसानों की इतनी बदहाल स्थिति कर दी बीजेपी के लोगों ने। आज लोग कह रहे हैं हम गन्ना की बुआई क्यों करें। तो ये सरकार जो है किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, इससे कोई खुश नहीं है। मैं बता दूं, जनरल में जो गरीब लोग हैं वो भी त्राहिमाम में हैं, वो भी परेशान है। इसमें केवल बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, बड़े लोगों का फायदा हो रहा है, और बीजेपी से जो है एक भ्रष्टाचार नए तरीके का पैदा कर दिए, जिसमें गरीबी और अमीरी की खाई पैदा